हेलो एवरीवन, वेलकम टू योगेश यूनियन अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता था कि हम आपको पूरे 9 बजे 12th के लिए मैथ की क्लास लेकर आएंगे और फाइनली हम आपके सामने पहली क्लास को लेकर आ गए हैं। कोई टाइम वेस्ट ना करते हैं, सीधे हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम आपके सामने पहला टॉपिक लेकर आए हैं आव्यूह। आव्यूह यानी इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। आज हम आपके सामने इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे आव्यूह की आवश्यकता, आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह का निरूपण एवं आव्यूह की कोटि। आज हम इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इस वीडियो को देखने से पहले अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका शेयर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू, जिसमें आज हम आपके सामने सबसे पहले पॉइंट पर बात करते हैं आव्यूह की आवश्यकता पर। आव्यूह की आवश्यकता हमारी डेली लाइफ में कहां कहां देखने को मिलती है। तो फाइनली करते हैं इस वीडियो को शुरू। आज हम बात करते हैं आव्यूह का हमारी डेली लाइफ में क्या उपयोग है। सबसे खास उपयोग आव्यूह का ऐसी दो या दो से अधिक समीकरणों को हल करने में किया जाता है जिसमें चरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती हो। आव्यूह का प्रयोग स्पेशली बिजनेस प्लानिंग में भी किया जाता है। कितनी खुशी की बात है, जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो कितना इंटरेस्टेड है और कितना अच्छा होने वाला है आपके लिए। तो हम जानते ही हैं कि मैट्रिक्स का प्रयोग कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा किया जाता है, पर यदि उधर हम बात करें कि मैट्रिक्स का प्रयोग इमेज और ग्राफिक डिजाइनिंग और इमेज एडिटिंग जैसे एडोब फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर में भी किया जाता है, जिसमें हम बहुत सारे फ़ोटोज़ को सिस्टमाइज करके अपने लिए आसान कार्य बना सकते हैं और हम बहुत सारी उलझनों से छुटकारा पा सकते हैं। तो हुई ना आव्यूह की ये मज़े की बात। एक और स्पेशल बात मैं आपको बता दूं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की समस्याओं को हल करने, बिजनेस में लाभ और हानि का अनुमान लगाने में भी मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यह तो आप जानते ही हैं कि कंप्यूटर की जो आंतरिक प्रणाली है वो बाइनरी सिस्टम पर कार्य करती है, यानी कंप्यूटर केवल 0 और 1 को जानता है। ये नंबर 0 और 1 ही आव्यूह यानी मैट्रिक्स के रूप में आकर ही कंप्यूटर की आंतरिक प्रणाली को संचालित करते हैं। तो वाह, हुई ना बहुत ही मज़े की बात कि कंप्यूटर भी इसका प्रयोग कर रहा है। क्वांटम फिजिक्स में भी जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटोन जैसे अधिक न्यूमेरिकल बिहेवियर समझने के लिए भी मैट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। और इंजीनियर्स भी अपनी जटिल से जटिल गणनाओं को हल करने के लिए मैट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मेडिकल क्षेत्र में यानी सभी हॉस्पिटल्स में जो MRI मशीन होती है, यानी जो पूरे शरीर को स्कैनिंग करने का काम करती है, उसमें भी मैट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है वेबसाइट डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग, और इसमें भी मैट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, वेबसाइट डिजाइनिंग में भी मैट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो क्यों ना हम इस मैट्रिक्स को जानें और मज़े मज़े में अपनी पढ़ाई को करें और साथ में अपनी बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करें। इस तरीके की नॉलेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जो आपके टॉपिक को इंटरेस्टेड बनाती है। यदि उधर बात करें तो डाटा एनालिसिस में भी कंप्यूटर के अंदर जो वर्क फंक्शन किया जाता है उसमें हम मैट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। यानी जब हमारे पास बहुत सारी नंबर्स का डाटा दिया हुआ होता है तो उनको मैनेज करने के लिए हमारे लिए जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है मैट्रिक्स, यानी वहाँ पर हम मैट्रिक्स का प्रयोग आसानी से करते हैं। चलिए जानते हैं अब हम मैट्रिक्स के सिंपल फंडामेंटल को और करते हैं इस मैट्रिक्स को शुरू, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको आव्यूह की आवश्यकता का
पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, किसी भी टॉपिक को यदि आप स्टार्ट करने वाले होते हैं तो उस टॉपिक की जो हिस्ट्री है, उस टॉपिक का जो यूज है हमारी डेली लाइफ में, वो पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवयव की परिभाषा, यानी अवयव की डेफिनेशन क्या है। देखिए, अवयव की परिभाषा क्या है। संख्याओं को पंक्तियों यानी रो तथा स्तंभों, इंग्लिश में कॉलम के रूप में लिखने पर जो आयताकार सारणी यानी संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को हम इस बड़े कोष्ठक के रूप में लिखते हैं। अब हम अवयव को अवयव नहीं मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि हमें अपनी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट भी करना है। देखिए, क्या कहा गया है कि जब हम संख्याओं को किसके रूप में, पंक्तियों के रूप में कर देंगे। पंक्तियों के रूप में, पंक्तियों का रूप का मतलब होता है हमारे पास पड़ी लाइन, यानी जो लाइन पड़ी हुई है उसको बोलते हैं हम पंक्तियां, ठीक है। और कॉलम, क्या कहा गया है फिर, कॉलम। कॉलम किसे बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं हम खड़ी लाइन को। किसे बोलते हैं हम, खड़ी लाइन को। यानी सिंपली हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, हमें पता है कि अवयव को बड़े ब्रैकेट के रूप में लिखा जाता है, तो हमारे पास एक बड़ा सा ब्रैकेट होगा और उसमें हम पड़ी लाइन को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी संख्याओं को लाइन के रूप में लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है खड़ी लाइन, ये कौन सी लाइन है, खड़ी लाइन, ठीक है। ये क्या है, खड़ी लाइन। इस खड़ी हुई लाइन को हम बोलेंगे स्तंभ। इस खड़ी हुई लाइन को क्या बोलेंगे हम, स्तंभ, यानी इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको कॉलम, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको कॉलम। और इसी बड़े ब्रैकेट के अंदर जब संख्याओं को हम पढ़े हुए रूप में लिखेंगे, जब संख्याओं को हम पढ़े हुए रूप में लिखेंगे तो इसको बोलेंगे हम पंक्ति। इसको बोलेंगे हम पंक्ति, इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको रो, ठीक है। आपको रो और कॉलम का अवयव में रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हम अवयव को किस तरीके से रियलाइज करते हैं संख्याओं के रूप में। देखिए, हमारे पास कोई अवयव है इस तरीके से, हमारे पास कोई अवयव ऐसे है, ठीक है। जब हम खड़ी लाइन में संख्याओं को लिख देते हैं, देखो खड़ी लाइन है हमारे पास, इसमें हमने संख्याओं को लिख दिया, ठीक है। खड़ी लाइन में हमने संख्याओं को लिख दिया। जब हमने खड़ी लाइन में संख्याओं को लिख दिया तो इन खड़ी हुई लाइन को हम बोलेंगे क्या, इन खड़ी हुई लाइन को बोलेंगे हम कॉलम, ठीक है। इन खड़ी हुई लाइन को क्या बोलेंगे, कॉलम। और उसके बाद जो इसमें पड़ी हुई लाइनें आती हैं संख्याओं की, जो इसमें पड़ी हुई लाइनें आती हैं उनको बोलते हैं हम रो। उनको क्या बोलते हैं हम, रो। अब देखिए, किसी भी अवयव में एक से ज़्यादा रो और एक से ज़्यादा कॉलम हो सकती है, यानी एक से ज़्यादा पंक्ति और एक से ज़्यादा स्तंभ हो सकते हैं। कैसे, देखिए इसमें कितनी हमारे पास पंक्ति दी हुई है, कितनी पंक्ति दी हुई है, कितनी रो है इसमें। देखिए, एक रो ये रही, इसको बोल सकते हैं हम R1, इसको क्या बोलते हैं हम, R1। दूसरी रो ये रही, इसको बोलते हैं हम R2। और तीसरी रो ये रही, इसको बोलते हैं हम R3, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमारे पास जो पड़ी हुई लाइन यानी जो कॉलम है, सॉरी जो खड़ी हुई लाइन यानी जो कॉलम है उसको बोलते हैं हम C1, ठीक है। और जो दूसरी खड़ी हुई लाइन है उसको बोलते हैं हम C2। और तीसरी जो कॉलम है हमारी उसको बोलते हैं हम C3, ठीक है। R1, R2, R3, यानी आपको पता होगा किसी भी अवयव में पंक्ति और स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ठीक है। आई होप आपको अवयव का रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी अवयव के अंदर यदि कोई संख्याएं लिखी हुई है, किसी अवयव के अंदर कोई संख्याएं लिखी हुई है, तो जब हम किसी अवयव के अंदर संख्याओं को लिख देते हैं तो उन संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, उस अवयव के अवयव, उस संख्याओं को क्या बोलेंगे हम,
अवयव के अवयव, यानी अवयव को हमें पता है कि हम बड़े ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं, और जो बड़ा ब्रैकेट है उस बड़े ब्रैकेट में जो संख्याएं होती हैं, यानी जो संख्याएं रो और कॉलम में लिखी जाती हैं, उन संख्याओं को बोलते हैं हम उस अवयव का अवयव। हम अब उसको इंग्लिश में बोलेंगे एलिमेंट। क्या बोलेंगे उनको? एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको अवयव के अवयव के बारे में अच्छी तरीके से पता लग गया होगा। लेकिन एक पॉइंट की बात है। पॉइंट की बात क्या है कि हमारे पास देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। ये क्या है? इसको बोलते हैं हम सारणिक। क्या बोलते हैं हम इसको? सारणिक। ये सारणिक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अब मैं आपको समझाता हूं कि सारणिक और अवयव में क्या अंतर है। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कीजिए। मैं आपको बताता हूं कि सारणिक और अवयव में क्या अंतर होता है। देखिए, सारणिक जो है हमारा अवयव से नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको थोड़ा सारणिक के बारे में यहाँ पर बताना उचित समझूंगा, क्योंकि हमें पता है कि सारणिक को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं हम सारणिक, और ये होता है हमारा अवयव। इससे बोलते हैं हम अवयव। क्या बोलते हैं इसको? अवयव बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक अगर आप नोट पॉइंट करके लिखे, मैं अब आपको जो नोट पॉइंट लिखवाने वाला हूँ वो नोट पॉइंट ही पास ये रिजल्ट देगा कि सारणिक और अवयव में क्या अंतर है। देखिए क्या है ये पॉइंट, ये है कि अवयव का कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता है। अवयव का कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता है, यानी अवयव का क्या? कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देख लें कि हमारे पास एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, यह है कुछ इस तरीके से 4 1 2 3। ठीक है, हमारे पास ये कोई एग्जाम्पल है जिसको हमने किसकी फॉर्म में लिखा? अवयव की फॉर्म में लिखा हुआ है। किसकी फॉर्म में लिखा? अवयव की। अब ये जो अवयव है ये जैसा है ऐसा ही रहेगा, यानी इससे आगे इसके कोई वैल्यू नहीं है, जिस तरीके से सारणिक की होती है। जिस तरीके से क्या होती है? सारणिक की होती है। अगर हम उसी अवयव को सारणिक के रूप में लिख दे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 4 तिया 12 और 2 एकम 2, और इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 10। यानी जिस तरीके से सारणिक का संख्यात्मक मान होता है उस तरीके से इस अवयव का कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि अवयव का कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता जिस तरीके से सारणिक का होता है। अब हम बात करेंगे अवयव के कुछ और पॉइंट के बारे में, तब तक आप इसको नोट कीजिए। और हाँ, आप अपने पास कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, इनको लिखते रहें। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस करने के लिए PDF में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उन क्वेश्चन को सोल्व करके अपने पास रख लें। यदि आप पर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो आप हमें उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। अगले संडे हम आपका नाम लेकर उस क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे लाइव वीडियो में। और हाँ, आप उस क्वेश्चन में अपना नाम मेंशन ज़रूर कर देना कि ये क्वेश्चन मैंने पूछा है। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट बताता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि अवयव की कोटि क्या होती है। देखिए, अवयव से संबंधित यदि आपको कैलकुलेशन सीखनी है, अवयव के पूरे कंसेप्ट करने हैं, तो ये बेसिक्स जो हैं वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हमें आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और अच्छी तरीके से पढ़ाना है। आपकी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, जिससे आप बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ अगर फ्यूचर में किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे जिसमें टेक्निकल मैथ पूछा जाता है तो आप वहाँ पर मार ना खाएं। और मार आप खाएं ऐसा काम हम नहीं करेंगे। हम आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, बस आपका काम है शेयर करना इस चैनल को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अवयव की कोटि क्या है। देखिए क्या कहा गया है इसमें कि यदि किसी अवयव में m पंक्तियां हो, क्या हो? m पंक्तियां हो तथा n स्तंभ हो। n क्या हो? स्तंभ हो। तो m गुणा n यानी m क्रॉस n उस अवयव का क्या कहलाता है? क्रम कहलाता है। यानी m क्रॉस n उस अवयव का क्या होगा? ऑर्डर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये फंडा है क्या। देखिए, हमारे पास मान लीजिए कोई अवयव है इस तरीके से, हमारे पास कोई अवयव है इस तरीके से 3 2 1
5 4 3 1 2 3। ठीक है, ये अवयव है हमारे पास। अब हमें इसका क्रम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्रम ज्ञात करना है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ ना तो फिर आप पछताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान से समझिए क्या है अवयव का क्रम। मैंने बोला कि m किसी अवयव में यदि m पंक्तियां हैं तो मैंने आपको कहा कि इसमें पंक्तियां गिन लीजिए कितनी हैं, कितनी पंक्तियां इसमें हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें पंक्तियां हैं, एक तो ये है R1 और एक ये है R2 और एक ये है R3, यानी इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं। ठीक है, यानी m का मान कितना आया? m का मान आया 3, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 3। अब हम बात करते हैं इसमें कॉलम कितने हैं। कॉलम का मतलब है खड़ी हुई लाइन और पंक्ति का मतलब है पड़ी हुई लाइन। खड़ी हुई लाइन यानी कॉलम कितने हैं इसमें? 1, ये रहा 2 और एक कॉलम ये रहा 3। इसमें कितने कॉलम हैं? 3। यानी स्तंभ कितने हैं इसमें? स्तंभ यानी कॉलम कितने हैं? n बराबर 3। कॉलम भी कितने हैं इसमें? 3। तो इस अवयव का हमारे पास जो ऑर्डर निकल कर आता है, यानी अवयव का जो क्रम निकल कर आता है, अवयव का क्रम वो होगा हमारे पास 3 गुणा 3, क्योंकि हमें पता है अवयव का m क्रॉस n के रूप में हम लिख देते हैं। तो m क्रॉस n क्या होगा? m का मतलब है पंक्तियों की संख्या और n का मतलब है स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या इसमें 3 है तो हमने इसको स्टार्टिंग में लिख दिया, और स्तंभों की संख्या इसमें 3 ही है, उसको भी हमने बाद में लिख दिया। तो हमारे पास इस तरीके से m क्रॉस n के रूप में जो निकल कर आता है उसको बोलते हैं हम किसी भी अवयव का क्रम। क्या बोलते हैं? उसको क्रम बोलते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि n क्रॉस n जो है, n क्रॉस m जो है उस अवयव का क्रम बोला जाएगा, नहीं। ये फिक्स है कि पहले रो आएगी फिर कॉलम आएगी। क्या आएगी? पहले रो आएगी फिर कॉलम आएगी। यानी हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स A है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है तो हम क्या काम कर सकते हैं? उसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि उसका अवयव का ऑर्डर जो है यानी क्रम जो है वो किस तरीके से लिखा जाएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई अवयव A है, यही मान लीजिए कि हमारे पास कोई अवयव A है। अब हम क्या काम करेंगे? उस अवयव का क्रम लिखने के लिए आप RC को याद रखिए। किसको याद रखना है? RC। RC की अगर यहाँ पर फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर RC की फुल फॉर्म है रामचंद्र। क्या नाम है? रामचंद्र। यानी R ये रहा C और ये रहा R, यानी R और C, RC की फुल फॉर्म रामचंद्र। यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें ऑर्डर यानी किसी अवयव का अगर हमें क्रम लिखना है तो RC की फॉर्म में लिखेंगे। यानी पहले आएगी रो, ये है रो, और फिर आएगी कॉलम। R क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या, और कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम यानी स्तंभों की संख्या। किससे प्रेजेंट करता है? स्तंभों की संख्या को। तो आप RC याद रखेंगे। RC फिक्स है, पहले रो आएगी फिर कॉलम आएगी। इस तरीके से आप किसी भी अवयव का आसानी से ऑर्डर निकाल सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अब मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल से और अच्छी तरीके से इस कंसेप्ट को बताता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा जोड़कर। तब तक आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए हमारे पास कोई दूसरा एग्जाम्पल है। इस दूसरे एग्जाम्पल से हम अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर हमारे पास कोई अवयव इस तरीके से है, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है? इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि RC आपको याद रखना है। किसे याद रखना है? RC। R का मतलब है इसमें रो। रो कितनी है इसमें? आप काउंट कर लीजिए। रो कितनी है? एक तो रो ये रही इसमें, ठीक है। एक तो रो ये रही और एक रो ये रही। हमारे पास कितनी पंक्तियां इसमें? एक और एक, 2 पंक्ति है, तो यहां पर आ जाएगा 2, ठीक है। अब हम बात करें कॉलम कितने हैं इसमें? एक कॉलम ये रही, एक कॉलम ये रही C2, तीसरी कॉलम ये रही और चौथी कॉलम ये रही। यानी अगर हम बात करें इसमें कॉलम की, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें? 4। यानी नंबर ऑफ कॉलम 4 हो गए। ये हो गया हमारा M क्रॉस n। यानी ये क्या है उसका? ये है हमारे पास अवयव का क्रम, यानी ये है उसका ऑर्डर। तो आई होप आपको ऑर्डर समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि किसी अवयव के क्रम से हम किस तरीके से उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या को निकाल सकते हैं। देखिए हमें पता है कि ये जो है 2 गुणा 4 लिखा हुआ है, ये इस वाले अवयव का क्या है?
क्रम है, सिंपल सी बात है। अब जब हम इस क्रम को यानी इसमें जो कॉलम है यानी इसमें जो कॉलम है और इसमें जो रो है उनके आपस में अगर हम गुणा कर दे तो हमारे पास आ जाती है अवयवों की संख्या। क्या आ जाती है? अवयव की संख्या। क्या आ जाती है? अवयव की संख्या। कंसेप्ट समझ में आया आपको? मैंने क्या बताया कि इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2। कॉलम की संख्या कितनी है? 4। इनके आपस में गुणा कर लीजिए, रो की और कॉलम की, तो हमारे पास क्या होगा? जैसे यहाँ पर 4 दूनी 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। इसमें अवयव की संख्या भी कितनी होगी? 8 ही होगी। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या होगा इसमें? हमारे पास अवयव की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। जैसे आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिखा ये, ठीक है। इसमें रो कितनी है? 2। कॉलम कितनी है? 2। अवयव कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4। 4 अवयव है इसमें। तो इस तरीके से हम किसी अवयव के क्या काम कर सकते हैं? क्रम से उसमें उपस्थित अवयव की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि अवयव का निरूपण किस तरीके से किया जाता है। तब तक आप इसको नोट कीजिए। देखिए, अवयव का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी हम किसी भी अवयव को किस तरीके से लिख सकते हैं। अवयव को अगर लिखना है तो उसके अवयव को व्यवस्थित करना होगा सही तरीके से। तो अवयव को निरूपित करने के लिए हम क्या काम करेंगे? उसके अवयव की स्थिति को अच्छी तरीके से समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। यानी किसी भी अवयव का यदि आपको निरूपण करना है तो आप उसके अवयव की स्थिति को अच्छी तरीके से मैनेज कर लीजिए, आपका अवयव का निरूपण अच्छी तरीके से हो जाएगा। देखिए क्या करना है, मैं आपको बता दूं कि किसी अवयव ए, किसी अवयव ए, यानी हमारे पास अवयव कोई ए है जिसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n है, ठीक है। किसी अवयव ए के अवयव इस प्रकार परिभाषित है, ठीक है। मैं आपको क्या बताऊंगा कि कोई अवयव है हमारे पास ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n के अवयव इस प्रकार परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है? मान लीजिए हमारे पास कोई अवयव है ए, उसके अवयव किस तरीके से परिभाषित होंगे? ए, आई और जे की फॉर्म में। यानी ये तो अवयव का क्या है? ये अवयव है, यानी ये क्या है? हमारे पास अवयव है। और ये क्या है? हमारे पास परिभाषित अवयव। क्या है? परिभाषित अवयव। परिभाषित अवयव। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई अवयव अगर ए है और ए क्या है? उस अवयव का कोई भी अवयव है, कहीं भी हो सकता है वो अवयव, तो उसकी जो आई है ये क्या बताएगी? आई जो क्या बताएगी हमारे पास? आई बताएगी हमारे पास रो की स्थिति। क्या बताएगी? रो की स्थिति। किसी भी अवयव की को क्या बताएगी? रो की स्थिति। यानी आई बताएगी कि ये कौन सी रो में है, यानी ये जो अवयव है ए, ये कौन सी रो में है, ठीक है। और ये जो हमारे पास जे है, ये जो हमारे पास जे है, ये क्या बताएगा? हमारे पास कॉलम की, ये क्या बताएगा? कॉलम की स्थिति। ये क्या बताएगा? कॉलम की स्थिति। यानी अगर हमारे पास कोई अवयव है ए और उसके अवयव परिभाषित है हमारे पास ए आई जे की फॉर्म में, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो आई है ये बताएगा रो की स्थिति। ये क्या बताएगा? रो की स्थिति। और जो जे है ये क्या बताएगा? कॉलम की स्थिति। जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को आपको समझाना चाहेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास हमारे पास कोई अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस अवयव में हम क्या देखेंगे? इस अवयव में हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो अवयव है इसकी स्थिति क्या है? इस अवयव में, इस अवयव ए में इस 6 की स्थिति क्या है? देखिए इस 6 की स्थिति क्या है? ये जो अवयव है 6, इसको मान लीजिए कि ये ए है,
क्या है ये ए है। इसको हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, आई और जे की फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में लिखना है, आई और जे की फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो आई है वो बताएगा रो की स्थिति और जो जे है वो क्या बताएगा, कॉलम की स्थिति। यानी अब हम ये देखेंगे कि ये जो 6 हैं उसमें आई की स्थिति क्या है, इस 6 की आई की स्थिति क्या है। यानी ये जो 6 हैं देखेंगे कि ये किस रो में स्थित है। तो किस रो में स्थित है चेक कीजिए, रो फर्स्ट ये रही, रो सेकंड ये रही। तो कौन सी रो में उपस्थित है, दूसरी रो में उपस्थित है। कौन सी रो में उपस्थित है, दूसरी रो में उपस्थित है। अब हम देखेंगे कि ये जो अवयव है ये किस कॉलम में स्थित है। तो किस कॉलम में स्थित है, हमारे पास पहली कॉलम ये रही, दूसरी कॉलम ये रही, तीसरी कॉलम ये रही। यानी तीसरी कॉलम में स्थित है, तीसरी कॉलम में स्थित है। इस तरीके से हमारे पास A2 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और वही रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ पर है मैंने आपको वहाँ पर बताया कि आई क्या बताएगी, रो की स्थिति, और कॉलम और जे क्या बताएगी, कॉलम की स्थिति। कभी भी हम आई और जे को इस तरीके से गुणा की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस बात को आप याद रखेंगे। और कभी भी ये जो ए लिखा हुआ है A23, ये A23 नहीं बोलेंगे, इसको हम A23 बोलेंगे या A23 बोलेंगे, इसको हम 23 नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 अलग है और 3 अलग है। 2 क्या है हमारे पास, रो की स्थिति, और 3 क्या है हमारे पास, कॉलम की स्थिति। तो इस तरीके से हम इसको A23 बोलेंगे, A2 क्रॉस 3 भी नहीं बोलेंगे क्योंकि फिर हमें लगेगा कि ये कोई अवयव ए है जिसका ऑर्डर ये है। तो हमारे पास मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ही हमेशा क्रॉस फॉर्म में लिखा जाएगा और आई जे किसी भी अवयव की स्थिति बताएंगे। इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। देखिए हम आपको बारीक बारीक की चीज़ें बता रहे हैं जिससे आप आगे क्वेश्चन करें तो आपका इन छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूजन ना हो और आप दमादम क्वेश्चन करें, स्पीड के साथ क्वेश्चन करें। हम आपको एनसीईआरटी की एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सोल्व कराएंगे और हम आपको एडवांस क्वेश्चन भी कराएंगे जिसको हम पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सेंड कर देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उस डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक भी दे दिया है, तो आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, देखिए हमारे पास कोई अवयव इस तरीके से डिफाइन है A31, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है कि इस अवयव को आपको ढूंढ के दिखाना है कि इस अवयव में इसका स्थान क्या है और उस स्थान पर कौन सी संख्या है तो जो उसका मान होगा, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है कि पहले इसकी पोजीशन को चेक करना है। कौन सी पोजीशन, इसकी रो की और इसकी कॉलम की पोजीशन को चेक करना है। तो क्या काम करेंगे हम, सबसे पहले 3 को देखेंगे। 3 क्या होता है हमारे पास, आई, और आई किसे रिप्रेजेंट करता है, आर को यानी कॉलम को। किसे रिप्रेजेंट करता है, कॉलम यानी पंक्ति। अब हम देखेंगे कि इसमें आई की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब हम चेक करेंगे कि आई बराबर 3, यानी आई बराबर 3 का मतलब है रो, तीसरी रो, ठीक है। तीसरी रो कौन सी है इसमें, तो अब आप कहेंगे कि तीसरी रो हमारे पास 1 2 3, तीसरी रो तो ये है। तो अब हम इसको तीसरी रो को इस तरीके से कर लेंगे सर्किल, ठीक है, कर लिया। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम उस दूसरी स्थिति को देखेंगे जिसमें 1 लिखा हुआ है। अब मैंने आपको बताया कि ये किसकी वैल्यू है, जे की वैल्यू है। जे बराबर क्या है, 1, और सी को क्या बोलते हैं हम, जे बोलते हैं, यानी कॉलम, पहली कॉलम की वो बात कर रहा है। तो पहली कॉलम कौन सी है, पहली कॉलम क्यों, क्योंकि इसमें जे बराबर क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसलिए हम पहली कॉलम लेंगे। तो पहली कॉलम कौन सी है, पहली कॉलम ये रही, ठीक है। जो भी हिस्सा इन दोनों में कॉमन आ जाता है, देखिए ये हिस्सा कॉमन आ गया, तो जो भी हिस्सा इसमें कॉमन आ जाता है तो यही क्या है, इस A31 अवयव का मान है, इस A3 अवयव का क्या है, मान है। आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल से इस टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर करवाता हूं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि हमारे पास कोई अवयव है 1 2 3, फिर इसके बाद है 7 8 9, ठीक है। इस अवयव का पहले तो आप क्रम देखिए क्या है। इस अवयव का क्रम कैसे लिखा जाता है, m क्रॉस n के रूप में। m को क्या बताया था मैंने, r, और n को क्या बताया था मैंने, कॉलम, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है कि इसका क्रम क्या है। तो m का मतलब होता है r, इसमें रो गिनिए कितनी है, कितनी रो है, 1 2 3, कितनी रो है, 3। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कॉलम कितनी है, कॉलम कितनी है, एक कॉलम ये रही,
एक कॉलम ये रही, दूसरी कॉलम ये रही, एक कॉलम ये रही, दूसरी कॉलम ये रही, तो 2 कॉलम है इसमें, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका क्या, क्रम, ये हो जाएगा इसका क्रम। अब इसमें निकालनी है हमें अवयव की संख्या। क्या निकालनी है इसमें, अवयव की संख्या। तो आपको पता होगा कि जो क्रम होता है उनके आपस में गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी क्या आ जाता है हमारे पास 6। इस तरीके से में अवयव की संख्या कितनी होगी, हमारे पास 6 होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम किसी भी अवयव की पोजीशन किस तरीके से निर्धारित करते हैं। कि मान लीजिए अब मैं आपको कहूँ कि इसमें A21 की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो A21 का मैंने आपको क्या बताया था कि 2 का मतलब होता है I का मतलब होता है R यानी रो। ठीक है, रो, और इसका मतलब होता है J, और इसका मतलब होता है कॉलम। ठीक है, RC याद रखिए आप, RC क्रम में भी वो याद रखिए और किसी अवयव की स्थिति में भी वो याद रखिए RC। ठीक है, RC। तो इसमें सबसे पहले आप चेक कीजिए कि R की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो दूसरी रो चेक कीजिए, इसमें दूसरी रो ये है, इसको हमने रेक्टेंगल कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास इसमें कॉलम देखिए, कॉलम की वैल्यू कितनी है इसमें, कॉलम यानी कॉलम की वैल्यू कितनी दी है इसमें, 1। कितनी वैल्यू दी है, 1। अब आप इसमें कॉलम फर्स्ट चेक कीजिए, कॉलम फर्स्ट क्या रही, कॉलम फर्स्ट हमारे पास ये रही। ठीक है, अब इसमें जो अवयव कॉमन आ जाता है, जैसे 2 कॉमन आया, यही इसकी वैल्यू है, ये इसकी क्या है, वैल्यू है। अब आप हर बार इसको सर्किल नहीं करेंगे, हमारे पास कोई डायरेक्ट मैट्रिक्स दिया होगा तो आप तुरंत डिफाइन करेंगे कि A21 कहाँ है। देखिए डायरेक्ट आप सोचेंगे कि दूसरी रो कौन सी है ये, और इसमें कॉलम कौन सी है, पहली, दूसरी रो और कॉलम पहली, ये कॉमन आएगा, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। यानी किसी भी M क्रॉस n अवयव के अवयव किस तरीके से लिखे जाते हैं, वो है 1 A1। ठीक है, यानी ये क्या हमारे पास, ये पहली रो है। फिर उसके बाद हमने क्या काम किया, उसके बाद दूसरी रो में चले गए, यानी 2 पहले हम रो ही लिखते हैं ना, फिर उसके बाद हम तीसरी रो में चले गए, तीसरी रो में चले गए। अब हम क्या काम करें, कॉलम की बात करेंगे, तो पहली कॉलम ये रही, तो ये रही पहली कॉलम। ठीक है, उसके बाद दूसरी कॉलम ऊपर से नीचे की ओर है, दूसरी कॉलम ये रही, फिर उसके बाद तीसरी कॉलम है, तो तीसरी कॉलम ये रही। यानी इस तरीके से हम किसी भी अवयव की स्थिति, उसकी लोकेशन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, दिया हुआ है। यानी इस तरीके से हम किसी भी अवयव को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं कि 1 1। ठीक है, ये क्या बताएगा, ये बताएगा पंक्ति, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। ये क्या बताएगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये क्या बताएगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, ये क्या बताएगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ये क्या बताएगा, दूसरी पंक्ति, ठीक है, दूसरा स्तंभ। ये क्या बताएगा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिए तीसरा स्तंभ है भी है। ठीक है, उसके बाद ये क्या बताएगा, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ये क्या बताएगा, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ये क्या बताएगा, तीसरी पंक्ति और 3 है, फिर इसका मतलब है तीसरी कॉलम, तीसरी स्तंभ। ये रही हमारे पास। इस तरीके किसी भी अवयव के हम अवयव को डिफाइन कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला। ठीक है, तो आई होप आपको इतना कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए आपको बताएंगे कि किसी भी अवयव की संरचना किस तरीके से की जाती है। तो तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आई और जे यानी अवयव की स्थिति से संबंधित एक एग्जाम्पल से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम एक अवयव की संरचना कर सकते हैं। देखिए हमारे पास कोई अवयव है ए, ये आपके पास है एग्जाम्पल फर्स्ट। ये क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास कोई अवयव है ए, जिसके अवयव को हमने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, कि I प्लस जे और अपॉन क्या है, 2 है। I प्लस जे अपॉन 2 है। अब हम इसकी सहायता से क्या काम करेंगे, की सहायता से एक 2x2 अवयव की संरचना कीजिए।
ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अवयव की संरचना की जाती है। कितने 2/2 यानी इसमें 2 दूनी 4 होंगे, 4 क्या होंगे इसमें अवयव होंगे हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि 2/2 का जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा, 2/2 का जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा ए, कितना होगा 2/2 का होगा, तो उसमें अवयव की संख्या कितनी होगी 4 होगी। कितनी होगी अवयव की संख्या 4 होगी, यानी पहला अवयव हमारे पास ए, दूसरा अवयव होगा, यानी पहली रो में हमारे पास कुछ इस, पहली रो में अवयव कुछ इस तरीके से आएंगे और दूसरी रो में अवयव कुछ इस तरीके से आएंगे। और फिर हम बात करते हैं कॉलम की, तो पहली कॉलम में अवयव कुछ इस तरीके से आएंगे और दूसरी जो कॉलम है उसमें अवयव कुछ इस तरीके से आएंगे। कंसेप्ट समझ में आया। अब मैंने आपको क्या बताया कि आपको a11 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इस अवयव का मान ज्ञात करना है, तो इस अवयव को उठाकर मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसको देखेंगे कि इसमें i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी कितनी है, इसमें 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो i है, i बराबर 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो पहली रो है, और j बराबर 1 का मतलब क्या है कि ये पहली कॉलम है। ठीक है, पहली कॉलम का भी हुआ है। तो अब हम कैसे मान निकालते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें i और j, यानी i की जगह यहाँ पर कितना आया है 1 आया है और j की जगह भी कितना आया है यहाँ पर 1 आया है। इस अवयव के लिए क्या कहा मैंने, इस अवयव को देखिए जो उसने दिया है, इसमें i की वैल्यू कितनी दी हुई है 1। ठीक है, j की वैल्यू भी कितनी बैठ रही है यहाँ पर, खुद 1 बैठ रही है, और यानी हम उस अवयव को यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं जिसकी सहायता यहाँ से लेंगे हम, और फिर इस वैल्यू को जो i और j की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो i की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दीजिए i + j/2, यानी i की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1, क्योंकि i की वैल्यू 1 है क्योंकि वो पहली रो है, और j की वैल्यू भी कितनी है 1 है क्योंकि वो पहली कॉलम है /2। तो 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1। इस तरीके से हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके क्या बनाते जाएंगे, एक अवयव बनाते जाएंगे आपके सामने। तो अवयव का मान हमारे पास क्या आया 1 आया। ठीक है, अब हमें दूसरा ज्ञात करना है जिसका मान है a12। यो इसमें i की वैल्यू कितनी है, इसमें i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है। तो इसमें i की वैल्यू रख दीजिए 1 और j की वैल्यू कितनी है 2 रख दीजिए /2, और ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। यानी दूसरा जो हमारे पास अवयव आया जो इसकी जगह पर था उसका मान हमारे पास क्या आ गया 3/2 आ गया। अब हम नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है a21। ठीक है, a21 का मतलब क्या है, a21 का मतलब है हमारे पास, a21 का मतलब है कि i की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है और j की वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। ठीक है, j की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसमें मान रख दीजिए i की वैल्यू कितनी 2 और j की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/2। इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा 3/2। कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट a22 की, यानी इस अवयव की बात करते हैं a22 की। इसमें i की वैल्यू कितनी है 2 और j की वैल्यू भी कितनी है इसमें 2। ठीक है, अब क्या काम करना है आपको i + j/2 में रख देना है जो उसने दिया है। i की वैल्यू कितनी है 2, j की वैल्यू कितनी है 2/2 और ये हो जाएगा 4/2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। यानी जिस अवयव की वो संरचना करा रहा था, जिस अवयव की संरचना करा रहा था, जिसका क्रम क्या था हमारे पास 2/2 था, उस अवयव का अवयव जो है वो इस तरीके से डिफाइन थे जिसको हमने ज्ञात करके एक अवयव की संरचना कर ली थी। इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है। 70 से 80% चांस है कि इस तरीके का बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए। तो मुझे ये टॉपिक पढ़ाना था। पूरा स्टेप क्या होगा, किस तरीके से हमें अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, कौन सी बोर्ड के लिए हेल्पफुल है, कौन सी नहीं है, कौन सी बोर्ड में 100% आएगी वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। आपका नोट्स भी बनवाएंगे और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन भी कराएंगे, एक एक एक्सरसाइज का। तो आपको क्या काम करना है, पहले हम आपको जो उसका कंसेप्ट है उस टॉपिक का वो क्लियर करेंगे, तब आपको एक्सरसाइज निकालने में वो मजा आएगा कि आप कहेंगे कि क्या यूट्यूब चैनल हमें मिला था जिसको हमने जो हम आपको फ्री में पढ़ा देंगे वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, बस आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कंटेंट देने वाले हैं। जी हाँ, पूरा का पूरा कंटेंट देंगे बिल्कुल फ्री में, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे या कोई ऐसी चीज़ होगी कि हम छोड़ देंगे या छोड़कर पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। आप बिल्कुल बेचिंत होकर यहाँ पर पढ़ लीजिए, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं होगी। ठीक है भाई, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं होगी जब मैंने कहा। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, विश्वास कीजिए, विश्वास है तो जुड़े रहिए, अगर नहीं है तो अभी वीडियो को छोड़कर चले जाइए। देखिए अब हम बात करते हैं इसी मेथड के एग्जाम्पल नंबर 2 की, जिसको हम एनसीईआरटी से लेने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 को लिखता हूँ।
देखिए, आपको बता दूं कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो वक्त मांगती है और आपको धैर्य बनाए रखना है। स्पेशली मैथ में तो आपको धैर्य बना के रखना ही होगा, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति ही मैथ को सीख सकता है। और यदि आपको पता होगा कि यदि आप मैथ में एक अच्छे स्टूडेंट बन जाते हैं, एक मैथ के योग्य स्टूडेंट बन जाते हैं, एक मैथ का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझना शुरू कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी तरक्की होनी शुरू हो गई है। लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है, पेशेंस बनाए रखना है। आपके लिए हम डाउट सेशन लाते रहेंगे। इससे अच्छा आपको कंटेंट और आपके लिए इससे अच्छा आपको इतना अच्छा आपको कंटेंट और आपका स्पेशली इतना फोकस कोई यूट्यूब चैनल बता देना, तो आप यहीं पर ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट कर सकते हैं, जो आपके स्पेशली नाम लेकर आपके हर संडे को डाउट आपके सोल्व कराएंगे। चाहे आप किसी भी बुक से लेकर आ जाना, एनसीईआरटी हो, एग्जाम्पल हो, कुछ भी आप लेकर आ जाना, बस अपना नाम लिखकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उस पोस्ट अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर देना। हम आपका क्वेश्चन हर संडे को फिक्स टाइम पर आपको सोल्व कराएंगे, ठीक है। तो आपको धैर्य बनाए रखना है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंसेप्ट पढ़ाएंगे। आपके पास टाइम बहुत है और आपकी टाइम की वैल्यू को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, ये रही मेरे पास एनसीईआरटी की बुक जो कक्षा 12 की है, नया ही मेरे पास एडिशन है ये। हालांकि एनसीईआरटी का तो फिक्स ही रहता है, फिर भी जिसमें हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। 5 का क्या है? फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या कहा है कि एक अवयव 3/4 की क्या करनी है? रचना करनी है। 3/4 की रचना कीजिए। अवयव 3/4 की रचना कीजिए। 3/4 की रचना कीजिए जिसके अवयव इस प्रकार प्राप्त होते हैं, या जिसके अवयव इस प्रकार परिभाषित हैं। किस प्रकार परिभाषित हैं? किस प्रकार परिभाषित हैं? ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 माइनस के 3i प्लस के जे, और ये, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास अवयव 3/4 का है जिसके अवयव इस प्रकार परिभाषित है, और इस परिभाषा से हमें उस अवयव की क्या करनी है? रचना करनी है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। पहले हम क्या काम करेंगे? एक अवयव का स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार करेंगे, ठीक है। एक अवयव की क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें आर कितने हैं और सी कितने हैं, यानी पंक्ति कितनी है इसमें और स्तंभ कितने हैं। ये साथ साथ ये भी चेक करेंगे कि इसमें पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितने हैं। आपको पता होगा कि इसमें स्तंभ जो है वो 4 है और पंक्ति कितनी है? 3 है। और साथ साथ ये भी देख लीजिए कि इसमें रो ज़्यादा है या कॉलम ज़्यादा है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें कॉलम ज़्यादा है, तो जो चीज़ ज़्यादा होगी उस चीज़ को आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना होगा, यानी हम सबसे पहले इसमें कॉलम को लिखेंगे। कॉलम को हम खड़ी लाइन के रूप में लिखते हैं, जिसमें हमें 4 कॉलम को इंट्रोड्यूस करना है इस अवयव में, ठीक है। क्या करना है आपको? ए, ठीक है। ए आप साथ साथ जो है वो रो पर भी ध्यान देंगे कि इसमें रो कितनी है। रो कितनी है? इसमें 3 है, तो 3 रो हो गई, ठीक है। और ए इस तरीके से आप लिख दीजिए। अब आप देखेंगे कि इसमें कितनी रो हैं। कितनी रो हैं इसमें? 1 2 3 रो हो गई। अब इसमें कॉलम चेक कर लीजिए कितनी है? 1 2 3 4 कॉलम हो गई और 3 क्या हो गई? यहाँ पर रो हो गई, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे? ये पहली रो है, ये क्या पहली रो है? ये क्या है? दूसरी रो है। ये तीसरी रो है। ये क्या है? तीसरी रो है। अब हम बात करते हैं कॉलम की। तो कॉलम इस तरीके से लिखी जाती है ना, खड़ी लाइन। तो पहली कॉलम तो ये रही हमारी, और दूसरी कॉलम ये रही हमारी, तीसरी कॉलम ये रही हमारी, और चौथी कॉलम ये रही हमारी, ठीक है। ये हो गया अवयव का एक परफॉर्मा तैयार। अब हम एक एक अवयव को यहाँ पर लेने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कौन से अवयव की? A11 की। किसकी बात करेंगे? A11 की, जो इस तरीके से डिफाइन है 1/2 माइनस के 3i प्लस जे, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। इसमें i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है, यानी 1/2 ये हो जाएगा माइनस के 3 1 और प्लस 1। इस तरीके से हमारे पास आएगा 1/2 और 3 1 जा माइनस के 3 प्लस 1। इस तरीके से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 और 2 आएगा। इसकी वैल्यू
ये मैग्नीट्यूड यानी ये निरपेक्ष मान है। निरपेक्ष मान का मतलब होता है कि यदि कोई संख्या इस निरपेक्ष चिन्ह के अंदर है तो हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी, चाहे वो पहले से धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। तो ये संख्या कैसी है, यहाँ पर ऋणात्मक है तो ये हो जाएगी धनात्मक, कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या काम करेंगे, दूसरे अवयव को लेंगे 1 2, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। अब हम चेक करेंगे कि इसमें i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू है 1, ठीक है। j की वैल्यू कितनी दिया है इसमें हमारे पास 2। अब हम इसको सोल्व करेंगे, कितना होगा 1/2, 3 1 जा 3 +2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -1। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +1/2, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे A13, उसके बाद बात करेंगे हम A13 की 1/2, इसमें वैल्यू रख देंगे 3 -3 और 1 और j की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3। इस तरीके से सोल्व करेंगे तो 1/2, 3 1 जा 3 कट जाए, कितना आ जाएगा 0 और ये अवयव हमारे पास कितना होगा 0 होगा। इस तरीके से हम बात करेंगे A14 की, तो 1/2 इस तरीके से क्या होगा -3 और i की वैल्यू कितनी है 1 है तो हमने i की वैल्यू 1 लिख दी, प्लस j की वैल्यू कितनी है 4 तो हमने वैल्यू लिख दी j की कितनी 4, तो ये हो जाएगा 1/2। इस तरीके से जब हम इसको सोल्व करेंगे -3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 4, इस तरीके से हमारे पास आएगा 1/2 और इसे हम सोल्व करेंगे तो +1, इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वहाँ पर बात करते हैं कौन से अवयव की, अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर A21 अवयव की, इस वाले अवयव की बात करते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ जो अवयव की परिभाषा है वो क्या है, 1/2 -3i और +j = 2। अब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। वैल्यू कैसे रखनी है आपको, यहाँ पर देखिए 1/2 -3 इंटू, और देखिए यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू है 2, प्लस j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू है 1, j की वैल्यू है 1। इसको सोल्व कर दीजिए 1/2, ये हो जाएगा -6 +1। इस तरीके से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो -5 आएगा, वो प्लस हो जाएगा निरपेक्ष मान की वजह से, वो 5/2 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे A2 एलिमेंट की। A22 एलिमेंट देखिए 1 कितना हो जाएगा 2 -3, i की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 और j की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पर 2, तो j की वैल्यू भी हमने 2 रख दी। अब हम क्या काम करेंगे 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2 जा -6 और +2। इस तरीके से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -4, वो प्लस के हो जाएगा तो 4/2 हो जाएगा। इस तरीके से यह अवयव आ जाएगा हमारे पास कितना 2। अब हम सिंपली बात करते हैं नेक्स्ट अवयव की A23 हमने अवयव ले लिया तो हमारे पास कितना होगा 1/2 माइनस की क्या होगा 3, और यहाँ पर बात देखें हम i की, तो i की वैल्यू जो है वो कितनी है हमारे पास 2 और j की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है 3। इस तरीके से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 होगा और -3 2 जा 6 होगा और +3। इस तरीके से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -3 वो प्लस हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब हम सिमिलरली A24 की बात करते हैं तो A24 हमारे पास क्या होगा 1/2 -3 और हमारे पास जो i की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 2 और जो j की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 4। इस तरीके से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 3 2 जा -6 और प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 4। ऐसे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो -2 आएगा, वो -2 प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी हमारे पास 2/2 = क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम और जो एलिमेंट है उनको सोल्व करके डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारे पास ये जो रो है, ये जो रो आई है, इस रो की वैल्यू को हमने डायरेक्ट यहाँ पर निकाल कर लिख दिया है। और फाइनली अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो अवयव A था वो फाइनली हमारे पास क्या आया है, ठीक है। देखिए क्या आया है हमारे पास। अब हम क्या काम करेंगे, सभी वैल्यूज को 1 बाय 1 करके लिख देंगे। देखिए A11 की वैल्यू हमारे पास आई थी 1, A11 की वैल्यू क्या आई थी 1। अब A12 की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, ठीक है। अब A13 की वैल्यू कितनी आई थी 0 और A14 की वैल्यू कितनी आई थी 1/2। A14 की वैल्यू कितनी आई थी 1/2। अब A21 यानी दूसरी रो का पहली कॉलम का अवयव तो कितना है हमारे पास 5/2 और फिर उसके बाद हमारे पास कितना है 2 और फिर उसके बाद A23 हमारे पास कितना है 3/2, क्योंकि A23 हम चेक करेंगे कहाँ पर है, A23 यहाँ पर है तो इसकी जगह क्या आएगा यही आएगा, ठीक है। जहाँ पर ये है वहाँ पर क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू आई है वो लिख देंगे, ठीक है। A24 की वैल्यू कितनी आई है 1, इस तरीके से इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 7/2 आई है, इसकी वैल्यू 3 और यह है 5/2। इस तरीके से हम किसी भी अवयव के मान को निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ उसकी अवयव की डेफिनेशन से, ठीक है। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा।
इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से परखेंगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी पीडीएफ बनाकर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दी है। तो जल्दी से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसके सॉल्यूशन पर लग जाइए। फिर अब आप क्या काम कीजिए कि यदि आप में उसमें से कोई क्वेश्चन, अभी किताब को आपको नहीं छेड़ना है, ठीक है, आपको किताब को अभी उठाकर भी नहीं देखना है, जब किताब में कहूँगा तब आपको उठाना है। अभी आपको क्या काम करना है कि जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करना है। सोल्व हो गया तो ठीक है, यदि नहीं हुआ तो आप क्या काम कीजिए, उस क्वेश्चन की फोटो लीजिए या उस क्वेश्चन का नंबर नोट कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजने से होगा कि जैसे ही हमारे पास संडे को टाइम मिलेगा, हम संडे को आपके क्वेश्चंस को यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, वो भी लाइव आपके नाम के साथ। हम क्या काम करेंगे, उस क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे, जिससे आपका जो डाउट था वो क्लियर हो जाएगा और साथ में दूसरे बंदों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो फाइनली आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डायरेक्ट लिंक के माध्यम से जुड़ जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपके साथ आव्यूह के प्रकारों की अच्छी तरीके से बात करेंगे और फिर इस टॉपिक को हम ऐसे ही 1 बाय 1 करके फिनिश कर देंगे। तो आपको हमारे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेज देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।